नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं और मेरे सहयोगी केतन आपके साथ बातचीत करेंगे। हर बार आईपीएल में कुछ टीमों पर और कुछ खिलाड़ियों पर बातचीत कुछ ज्यादा ही होती है। इस बार जो खिलाड़ी जिन पर ज्यादा बातचीत हो रही है उसमें ऋषभ पंत का नाम भी है। अब जो बड़ी बात है वो ये है कि ऋषभ पंत पर ज्यादा बातचीत इसलिए नहीं हो रही है कि वो कोई टीम के लीडर है या वो कोई बहुत बड़े चैंपियन खिलाड़ी हैं। ये सब बाद में है। पहले इसलिए है क्योंकि वो जिस तरह की लड़ाई जीत कर आ रहे हैं, जहां उन्होंने जिंदगी की जंग जीती है और उसके बाद वो मैदान में वापसी कर रहे हैं, तो उस वापसी के हवाले से बातचीत शुरुआत करेंगे और फिर उसको लेकर जाएंगे वहां पर जहां पर परफॉर्मेंस, उनकी लीडरशिप, ये सारे मुद्दे भी आएंगे। केतन, सबसे पहले तो यही कि मुझे याद है जब युवराज सिंह कैंसर से फाइट करके लौटे तो हम लोग उनका इंटरव्यू करने गए, तो मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, जो पहला वो यही कि एक क्रिकेटर दो तरह की लड़ाई होती है। एक तो होती है वो मैदान में लड़ रहा होता है, जहां उसके पास साथी खिलाड़ी होते हैं, जहां पर उसके पास हजारों फैंस होते हैं। लेकिन ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन में जहां खिलाड़ी एक लड़ाई अकेले लड़ रहा होता है, वो अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा होता है, वो लड़ाई युवराज सिंह ने जीती थी और वो लड़ाई ऋषभ पंत ने भी अब जीती है। तो सबसे पहले तो आप जब ऋषभ पंत को अब देखते हैं तो वो कार याद आती है, और उस कार को याद आने के बाद क्या लगता है? ऋषभ पंत आई थिंक उन्होंने अपना सबसे बड़ा कमबैक किया है और आगे आने वाले समय में ऐसी सिचुएशन आएगी जब उन्हें कहा जाएगा कि उन्होंने कमबैक किया, वो कुछ भी नहीं होगा इसके सामने। बिल्कुल। एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचने के बाद इतनी वो भयानक तस्वीरें, मतलब देख कर रूह कांप गई थी। मैं अपनी पर्टिकुलरली बताऊं तो मैं सो के उठा था और मेरे को सबसे पहली तस्वीर वही दिखाई दी और 3-4 मैसेजेस पड़े हुए थे। तो उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, इस आदमी को हम खेलते हुए देखेंगे नहीं देख पाएंगे। वो एक क्वेश्चन मार्क था और वो एक क्वेश्चन मार्क पंत के भी दिमाग में रहा होगा। बिल्कुल। तो हमारे क्वेश्चन मार्क्स तो अलग हैं, लेकिन उस आदमी के दिमाग में जो चीजें थी उन चीजों को ओवरकम करके, अपने उन फिजिकल हर्डल्स को ओवरकम करके, और उसका एक ट्रॉमा भी होता है बहुत ज्यादा, बिल्कुल। उसको ओवरकम करके वो यहां पर आए हैं और आईपीएल में दोबारा से दिखे हैं। इसमें किसी भी तरीके से कोई भी उनसे कुछ भी छीना नहीं जा सकता और जितना कुछ भी उन्होंने किया सब कुछ बहुत ही काबिल तारीफ है और यकीनन वो बहुत जल्दी आए हैं वापस। बिल्कुल। और जिस तरीके से आए हैं, कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कोई निगल है, कुछ भी है। इस वाले इनिंग्स में कोलकाता के अगेंस्ट वो हल्का सा उनकी चाल में कहीं पर ऐसा लग रहा था कि कुछ 19-20 है, लेकिन उसके ठीक बाद उन्होंने जो नो लुक 6 मारा पीछे की तरफ, तो वो समझ में आ गया कि आदमी पेस बॉलिंग पर इतनी जल्दी नीचे झुक के और फिर कलाइयों के सहारे गेंद को पीछे भेज रहा है और ये देख भी नहीं रहा है कि गेंद जा कहां रही है, उसे मालूम है कि छक्का हो गया है। तो ये बताता है कि कॉन्फिडेंस है, अपने कलाई पे भी कॉन्फिडेंस है, अपने शरीर पर भी कॉन्फिडेंस है, अपने शॉट पे भी कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल। और अभी इसी अगर उनकी वापसी को इस तरह से भी देखा जाए, और फिर मैं रेफरेंस युवराज सिंह का ही ले रहा हूं कि युवराज सिंह ने कहा, मैंने उनसे पूछा कि इस वाकये से पहले का युवराज सिंह और अब का युवराज सिंह क्या फर्क है, तो उन्होंने कहा कि मैं अब जिंदगी की कीमत समझता हूं, मैं अब हवा की कीमत समझता हूं, मैं अब अच्छे खाने की कीमत समझता हूं। अब युवराज सिंह के पास जितना पैसा है उसमें खाने की तो दिक्कत कोई थी नहीं, लेकिन फैक्ट यह है कि आप जो बहुत बेसिक चीजें होती है ना, जिसको शायद आप सूरज, गर्मी, बरसात, जिसको आप कभी महसूस ही नहीं करते, वो जब आप महसूस करते हैं। और अब आप इसको रिलेट कीजिए ऋषभ पंत की उस पहली तस्वीर से, जब वो रिहैब के प्रोसेस में थे, वो बैसाखी के सहारे पर एक छत की तस्वीर डालते हैं जिसपे धूप आ रही है और वो लिखते हैं कि अपने पैरों पर चलना भी एक तरह से लग्जरी है। तो ये कितना इमोशनल मोमेंट होगा उनके लिए कि चलना तो छोड़िए, अब वो दौड़ रहे हैं, ना सिर्फ दौड़ रहे हैं बल्कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं। युवराज सिंह पे ही आते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप का एकदम पर्याय बन गए थे वो, कि आप जब भी ऐसा वर्ल्ड कप 2011 बोले तो युवराज सिंह सबसे पहले जहन में आते हैं। तो उसमें हम में से किसी को भी नहीं पता था, मतलब हम लोग जो घर पे बैठकर टीवी देख रहे थे, हम में से किसी को भी नहीं पता था, शायद टीम के भी सभी लोगों को नहीं पता था, इक्का दुक्का लोगों को ये बात मालूम थी कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर। उन्होंने जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बैटिंग करते हुए भी उनकी मैदान पर तबीयत खराब हो गई थी उस टूर्नामेंट में, मुझे याद है वो काफी थके हुए दिखाई दे रहे थे। बाद में हमें पता चला कि वो इन चीजों से स्ट्रगल कर रहे थे। तो एक होता है कि वर्ल्ड कप में आप पूरा एकदम जी जान लगाए हुए हैं और ये सब कुछ हो रहा है और ठीक उसी समय पर आपकी जान को खतरा है, और उसके बाद वो पूरा इलाज के प्रोसेस से गुजरना और वहां से वापस आना और फिर प्रोफेशनल क्रिकेट में एंट्री। वो तस्वीरें याद है, बिना बाल के युवराज सिंह शायद पुणे वॉरियर्स की जर्सी पहनकर आए दिखे थे, उस वक्त दादा उसी टीम में खेलते थे। तो वो जो एक कमबैक वाली जो फीलिंग होती है, वो उसके बाद फिर ऐसा होता है कि यार ये सभी छोटी चीजें, हम
बहुत बड़ी चीज को पार करके आए हैं और अभी हम थोड़ा सा इससे ऊपर है, और वहां पर उसके बाद से युवराज सिंह एक चेंज्ड इंसान दिखाई देने लगा था। बिल्कुल। और वही हाल ऋषभ पंत में भी हो गया। ऋषभ पंत एक तो बहुत ही लीन और बढ़िया फिजिकली फिट दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और वो जिस तरीके से मूव कर रहे हैं अभी फील्ड पर, वो भी सब कुछ, जो पहला मैच था उसमें बहुत ज्यादा एकदम 100% ऐसा नहीं लग रहा था। पहली बार वो इस तरीके से खेलने पे भी आए थे स्क्रीन के सामने, इतने सारे लोगों के सामने। लेकिन जो फिर से वही बात है, जिस तरीके से उन्होंने वापसी की है, जो कमबैक किया है, बैक टू बैक 2 50s मारी हैं। पिछले मैच में तो बहुत ही शानदार 50 मारी उन्होंने, बहुत तेज मारी, क्विक फायर, एकदम जो पुराना ऋषभ पंत हुआ करता था वही दिखाई दिया। तो वो पार किया है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब हम उस दूसरे पहलू पर आते हैं, पहले कप्तानी पे बात कर लेते हैं उनकी। अब दिल्ली की टीम भी उन्हीं टीमों की लिस्ट में है जिसके पास अगर आप चाहें तो गिनाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन खिताब का कॉलम शून्य है, वहां 0 है। ऋषभ पंत, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप उनके करियर के टेस्ट मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स आप देख लें जहां पर उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच पलट दिया, बिल्कुल। लेकिन सिंगल हैंडेडली केतन एक मैच को पलट देना, या एक टूर्नामेंट में 2-3 मैचों को पलट देना, या पूरा टूर्नामेंट ही पलट देना, मतलब युवराज सिंह एक उदाहरण जरूर है। जब 2011 में उन्होंने 362 रन लिए थे, रन बनाए थे और 15 विकेट लिए थे। 4 मैचेस में उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी, 1 सेंचुरी लगाई थी, और जहां तक मुझे याद है वो 4 मैचेस में मैन ऑफ द मैच भी थे। लेकिन क्या इस तरह की करिश्माई परफॉर्मेंस बार बार होती है? इतनी जल्दी जल्दी होती है कि आप ऋषभ पंत पर ही अकेले डाल दें कि अब वो वापस आ गए, इसलिए दिल्ली को जीत दिलाने का जिम्मा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत का है? क्या ये बात बाकी खिलाड़ियों को, और बड़े बड़े नाम हैं टीम में, उनको भी समझनी चाहिए? देखिए, एक तो बिल्कुल ही गिवन ये होना चाहिए कि ऋषभ पंत अपनी वापसी कर रहे हैं खराब फॉर्म से नहीं, खराब स्थितियों से वापसी उन्होंने करी है, बिल्कुल। तो इसका उन्हें एक इंसान के तौर पर, एक मुझे मालूम है कि बहुत ही फेयर्स क्रिकेट होती है। जो बॉलर होता है वो आके ऋषभ पंत से हाथ मिलाएगा और उन्हें अपने कमबैक पर कांग्रेचुलेट करेगा, और उसके बाद अगली गेंद बाउंसर मार देगा, बिल्कुल, क्योंकि उसे उसका विकेट लेना है। लेकिन फिर भी एज अ टीममेट मैं ये कतई ऐसा नहीं करूंगा कि हाँ ऋषभ आ गया अब तो जीत ही जाएंगे, वो जिता ही देगा। समय लगेगा। अभी भी मुझे ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो 100% हैं, क्योंकि हमने जैसा कि अभी बात करी कि पिछले मैच में हल्का सा निगल दिखाई दिया था, वो हल्का सा लंगड़ा कर चले थे एक मोमेंट पर। तो क्या पता वो बड़ा हो जाए, क्या पता एक वो बड़ी इंजरी का फॉर्म ले ले, क्योंकि इंजरीज जो बड़ी होती हैं वो इन्हीं तरीके से शुरू होती हैं। इसके साथ में ये है कि बड़े बड़े इतने सारे नाम हैं उनके पास। डेविड वार्नर उनके साथ ओपनिंग कर रहे हैं, अभी तक कुछ भी बहुत खास नहीं किया है। मिशेल मार्श उन्हीं की टीम में है, बिल्कुल। पृथ्वी शॉ हैं, पृथ्वी शॉ को पहले मैच में नहीं खिलाया था, उसके बाद उन्हें टीम में जगह मिली है। मगर ये लोग बहुत कुछ करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी शॉ के साथ फिर से वही वाली बात है कि आगे अंदर आती हुई गेंद करो तो वो यहाँ पे कैच दे देंगे, जो कि उन्होंने बिल्कुल एक सिलेबस की तरह कल वही कर दिया कि वो सवाल आया वही जवाब दे दिया जो वो देते हुए आ रहे थे। तो वही है कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो अपना रोल ठीक से अदा नहीं करते हुए दिख रहे हैं, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जबकि ऋषभ पंत देख लीजिए, बैक टू बैक 2 50s मारे हैं। बिल्कुल, यानी आप ऋषभ पंत के कंधे पर ही जीत दिलाने की जिम्मेदारी डालने की बजाय बेहतर होता कि आप कहते कि ऋषभ तुम आ गए हो टीम में, यही हमारे लिए बहुत बड़ी ट्रीट है, या यही हमारे लिए बहुत बड़ी एक लग्जरी है कि तुम्हारे जैसा प्लेयर है, हम कुशन देंगे कि किस तरह से आपको खेलना है। आपको वो प्रेशर सिचुएशन में नहीं खेलना होगा, बहुत कम मौके आपको ऐसे मिलेंगे, बल्कि हम वो प्रेशर लेंगे, आप सिर्फ खेल को एंजॉय कीजिए। आपको वो कप्तानी का जो एडिशनल प्रेशर होता है ना वो हम नहीं देंगे, या हम देंगे भी तो हम उसको बांट लेंगे। ये शायद अभी तक दिखाई नहीं दिया है। हो सकता है यहां पर एक चीज ये ऐड करना चाहूंगा कि ऋषभ आए हैं, शुरुआत में रिकी पोंटिंग के हवाले से ये मालूम चल रहा था कि पंत जरूर वापस आएंगे पर वो विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल। फिर पता चला कि पंत आएंगे, विकेट कीपिंग करेंगे, कप्तानी नहीं करेंगे। यहां आए तो पता चल रहा है विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, कप्तानी भी कर रहे हैं, टीम ट्रबल में है तो 50 भी वही मार रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं। हाँ। तो और रिकी पोंटिंग मैच के बाद ये भी कह रहे हैं कि हम 2 ओवर पीछे रह गए थे टाइम में, तो 4 ही खिलाड़ी सर्किल के बाहर रह सके, 3 ही खिलाड़ी सर्किल के बाहर रह सके। तो मतलब एक तरीके से वो भी ठीक रहा, ऋषभ पंत के ही सर पे फूट रहा है। और ऋषभ पंत किस स्थिति में आए हैं यहाँ पे, वो अपने पैर खुद जमाने की कोशिश कर रहे होंगे, ये हमें भी मालूम है, सभी को मालूम है। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल एकदम लाइन ऑफ फायर में उनको खड़ा कर दिया गया है, और ये मेरे हिसाब से थोड़ी ज्यादा ज्यादती हो रही है उनके साथ। मतलब केतन के कहने का आशय यह है कि जो बात शुरू में कही गई थी शायद वो ज्यादा व्यवहारिक, वो ज्यादा
प्रैक्टिकल थी कि आप ऋषभ पंत को एज अ बैट्समैन खिला लेते, और अब तो आपके पास इंपैक्ट प्लेयर जैसा नियम है जहां पर आपको ये लग्जरी मिलती है कि आप चाहें तो एक खिलाड़ी के काबिलियत का जो एक पक्ष है, उसके खेल का जो एक पक्ष है, उसी को आप इस्तेमाल करें। आप चाहते तो उनसे सिर्फ विकेट कीपिंग करा लेते, आपको सिर्फ उनसे बैटिंग करानी थी, आप उनसे सिर्फ बैटिंग करा लेते। एक साथ इतना कुछ दे देना, इतना दबाव दे देना, इतना तनाव दे देना शायद अभी जायज भी नहीं है। और इसका दूसरा आप एक पहलू, कभी इस पर बातचीत अगर हो तो यह भी होगा कि हो सकता है ये प्रेशर डालकर भी देखा जाए कि भाई वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और क्या जो T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए भी वो किस तरह से तैयार होते हैं, उस पर भी अभी हम बात करेंगे। खैर, अब हमने उनकी चोट की बात कर ली, चोट के बाद वापसी की बात कर ली, हमने उनकी कप्तानी की बात कर ली, अब बल्लेबाजी की बात करते हैं। और वहां पे आते हैं जो आपने शुरू में हल्का सा एक टीजर दिया ना, ऋषभ पंत उन बल्लेबाजों में से नहीं है जो अपने फुटवर्क के लिए जाने जाते हैं। ऋषभ पंत अपने अपनी कमर के, अपने घुटनों के, वो कहां से बैठ के कब कैसा शॉट मार देंगे। और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, मैं एक छोटा सा स्टैट्स बता रहा हूं। पहले उन्होंने 13 गेंद पे 18 रन बनाए थे, फिर 26 गेंद पे 28 रन बनाए थे, और फिर 32 गेंद पे 51 रन बना दिए। तो ये जो उनका अनकन्वेंशनल शॉट्स मारने का तरीका है, या वो जो आपने कहा कि शॉट मारा और देखा भी नहीं गेंद कहां जा रही है, ये दिखने लगा है। ये दिखने लगा है, ये बात कितनी पॉजिटिव है? ये बहुत पॉजिटिव है। वो कतई ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि मैं वापस आया हूं तो मेरे को शुरुआत में धीमे खेलना है। जो एक ऐसा होता है ना कि अपनी इनिंग्स बिल्ड करते हैं, तो लार्जर फॉर्म में वो अपनी इनिंग्स बिल्ड नहीं कर रहे हैं। उनको ये है, उन्हें मौके की नजाकत मालूम है, उन्हें पता है किस तरीके से रन बनाने। यहां पर ये नहीं होता है भाई कि 6 गेंद खेल लो, उसके बाद 7वीं गेंद से सिंगल डबल लो, फिर ऐसा करो। टेस्ट मैच नहीं है ये, और टेस्ट मैच में भी वो कहां टेस्ट मैच जैसी बैटिंग करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि वो ऋषभ पंत की जो बैटिंग वाली स्टाइल है वो पुरानी स्टाइल ही है, ये कोई नया नहीं है मामला। ये सबसे अच्छी बात है। और कल जैसे उन्होंने जो आपने बताया कि फुट मूवमेंट और ये सब कुछ, वो उनकी डिक्शनरी में नहीं है। वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाले आदमी हैं। कल उन्होंने वेंकटेश अय्यर की उस बॉल को जो पीछे की ओर मारा, आप देखिए उनके पैर ऐसे जमे हुए थे जैसे लग रहा था सीमेंट लगा दिया गया उसमें। तो ऋषभ पंत इज बीइंग ऋषभ पंत। बस ये है कि दिल्ली कैपिटल्स भी दिल्ली कैपिटल जैसी ही रह रही है। तो प्रॉब्लम वही है कि जो समीकरण है उसमें ये है कि जो एक्स है वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, वाई जो है और जेड जो है वो एक्स का उतना साथ नहीं दे रहे हैं। वैसे तो अगर सिर्फ एक्स और वाई के एक्सिस से बात की जाए तो हमेशा जब पढ़ाई होती थी तो टीचर्स कहते थे कि दोनों एक्सिस पे काम करना चाहिए। तो वो दूसरे एक्सिस की तो अभी कहीं चर्चा ही नहीं है। अगर डेविड वार्नर या मिचेल मार्श जो इस फॉर्मेट के इतने धुरंधर खिलाड़ी हैं, अगर वो नहीं इस वक्त साथ खड़े होकर रन्स करेंगे तो फिर आप अकेले ऋषभ पंत से उम्मीद करें तो ये ऋषभ पंत के लिए ज्यादती है, जैसा अभी केतन भी कह रहे थे। अब आ जाते हैं केतन, आखिरी सवाल मेरा। मान लिया दिल्ली एक बार फिर प्लेऑफ में नहीं जा रही है, पहले ही मान लेते हैं, चलिए मान लिया कि जो पॉइंट टेबल में नीचे की 3 टीमें होती हैं वहां दिल्ली रह जाए, ये सब कुछ हो जाए, लेकिन ऋषभ पंत ऐसे ही रन बनाते रहे जैसे उन्होंने 2 बैक टू बैक आपको हाफ सेंचुरी करके दी है। अब जैसे ही हम इसको T20 वर्ल्ड कप के चश्मे से देखेंगे ना, वहां ऋषभ पंत को कप्तानी नहीं करनी है। बिल्कुल, वहां ऋषभ पंत को ऐसा कोई प्रेशर नहीं लेना है जो अभी वो दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए ले रहे हैं। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि उनकी निगाहें कितनी हैं ये तो नहीं पता, लेकिन राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की निगाहें इस बात पर बहुत होंगी? हाँ, डेफिनेटली होंगी। इसमें अजीत अगर का नाम भी जोड़ दिया जाए, वो T20 तक वो सेलेक्टर रहेंगे। तो ये तीनों लोग जरूर देख रहे होंगे ऋषभ पंत को, और मुझे लगता है ऋषभ पंत होंगे T20 वर्ल्ड कप का प्लान जब ऐसी स्थिति में, जबकि हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं एज अ विकेट कीपर बैटर के। केएल राहुल जाएंगे ही जाएंगे। बिल्कुल। ध्रुव जुरैल एक नया नाम आ गया है, टेस्ट में उन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया है। हालांकि एक वो वाली बात रहेगी कि अमेरिकन सॉइल पे ये मैचेस हो रहे होंगे तो वहां पर किस तरीके से कर पाएंगे। फिर वही सवाल ऋषभ पंत के खेमे में भी आएगा, ऋषभ पंत के आगे भी ये सवाल लिखा जाएगा कि वहां की रेतीली पिचों पर ऋषभ पंत किस तरीके से कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा है कि ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पर, जहां पर हल्की सी उछाल थी, जहां पर पेस था अच्छा, वहां पर किस तरीके से उन्होंने काउंटर अटैक किया। बिल्कुल वही काम उन्होंने इंग्लैंड में भी किया। हवा में तैरती हुई गेंदों को बिना फुट मूवमेंट ऐसे मारना, और एक तुक्का होता है, 4 गेंद तुक्के में हो गए, 5 गेंद तुक्के में हो गए, आप शतक नहीं मार देते हो। तो हमने ये देखा है कि जब भी मुश्किल वक्त कमांडो सख्त वाली बात है उनकी ऋषभ पंत की, तो उसमें वो हमेशा काम करते हुए दिखे हैं हमको। तो ऋषभ पंत पे जरूर नजरें होंगी। एक चीज होगी जिसके आगे लोग सोचेंगे, वो है उनकी फिटनेस। क्या वो उस तरीके से फिट होंगे, क्या वो जो ये सारी चीजें हुई हैं उनको पूरी तरीके से ओवरकम कर गए हैं, क्योंकि आईपीएल भी लंबा टूर्नामेंट चलेगा। तो अंत तक जाते जाते उनकी क्या स्थिति होती है, उन सारी चीजों को करते हुए। लेकिन
मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अगर फिट घोषित किया गया है, और ये भी सोच कर ही उन्हें आईपीएल के लिए फिट घोषित किया गया होगा कि भाई जो लंबा पूरा समय है वो झेल ले जाएंगे, और उसके आगे भी जो भी जिसने भी उन्हें फिट किया होगा, फिट घोषित किया होगा, उन्हें मालूम होगा कि आगे वर्ल्ड कप भी है। बिल्कुल। तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया गया होगा मेरे हिसाब से। तो डेफिनेटली ऋषभ पंत होंगे, अंडर डिस्कशन जरूर होंगे, और मैं ऋषभ पंत को देख रहा हूं वर्ल्ड कप में। चलिए, तो ये बात बहुत सीधी सीधी है जो हम लोग की बातचीत से निकल कर आ रही है। अगर सम अप करना हो कि इससे पहले के सीजन में दिल्ली की टीम का जो भी हाल रहा ना, और दिल्ली ने कभी भी जो ट्रॉफी नहीं जीती, उसमें जब भी पोस्टमार्टम किया गया उन तमाम हारों का, तो उसमें कप्तान का नाम, कप्तान की परफॉर्मेंस को बहुत माइक्रोस्कोपिक लेंस से देखा गया होगा। लेकिन इस बार आपको ये बेनिफिट देना पड़ेगा ऋषभ पंत को कि इस बार आप उनको कप्तान के तौर पर, एक बल्लेबाज के तौर पर, एक विकेट कीपर के तौर पर जितना स्क्रूटनी करेंगे ना, उससे पहले इस बात की स्क्रूटनी करिएगा कि वो कौन सी लड़ाई जीत कर आ रहे हैं। वो लड़ाई जीत कर आ रहे हैं जो ये आईपीएल की या किसी एक मैच की या किसी एक खेल के मैच की लड़ाई से बहुत बड़ी लड़ाई थी। तो इसलिए मुझे लगता है शायद उनके जो फैंस हैं उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली टाइटल जीत रही है या नहीं जीत रही है, या वो प्लेऑफ में पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। ऋषभ पंत का अपना जो इंडिविजुअल फैन बेस है वो बहुत वैसे का वैसे ही देखने को मिलेगा। मैच के नतीजे से उसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए, ये नई एक शुरुआत हम लोगों ने की है जिसमें हम दोनों लोग थोड़े थोड़े फिलॉसफी वाले आदमी हैं। मेरे बाल झड़ गए फिलॉसफी में, केतन की दाढ़ी बढ़ गई फिलॉसफी में, तो हम लोग क्रिकेट की जो फिलॉसफी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पहले भी मैंने कहा था आपसे कि अगर आपके पास कोई ऐसा विषय है जिस पे आप चाहते हैं कि थोड़ी डिटेल बातचीत हो, आराम से बातचीत हो, बहुत हड़बड़ी में बातचीत ना हो, तो हमें जरूर सुझाइएगा, हम उस विषय पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मुझे और केतन को दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।